हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। इससे पहले हम लोग मैथ्स का और साइंस का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए। सबसे पहले आपको आर्टिस्ट फ्रेड सोरियो पेंटिंग है, उसका आपको बताना है कि वो कहाँ के हैं, तो फ्रेंच के हैं। सो क्वेश्चन इजी है, आपको फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग बहुत अच्छे से करनी है। बहुत बार क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जो है उन्होंने अपने मिशन की और डेस्टिनी ऑफ फ्रांस नेशन की क्या डिक्लेयर किया कि उनको जो है लोगों यूरोप के लोगों को लिबरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एजर्शन रीजन दे रखा है, सम लीडर विद इन कांग्रेस वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तभी हमारे को कुछ पावर मिलेगी और जिससे हम इंडिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आपको इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताने हैं। तो सॉल्ट मार्च इनिशिएटेड फ्रॉम नागपुर, नो दिस इज नॉट नागपुर। सॉल्ट मार्च जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी पर खत्म हुई थी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। बाकी के 3 करेक्टली मैच्ड है, आप पढ़ के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है पावर शेयरिंग का रीजन क्या है, कि वो सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है या एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट करता है, लोग एंजॉय करते हैं स्पेसिफिक राइट्स, या फिर सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी। तो इसका आंसर होगा सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स को ये कम करता है। जो लोग अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होती है पावर शेयरिंग से। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि डिफरेंट ऑर्गन जो है हमारे गवर्नमेंट के वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली हमने रखा है ताकि वो सब एक लेवल पर आ जाएं, किसी को ज़्यादा पावर या किसी को कम पावर ना मिले, सब लोग जो है डिफरेंट ऑर्गन हमारे गवर्नमेंट की सेम लेवल पर हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है करेक्टली स्टेटमेंट अबाउट द फेडरलिज्म थ्योरी। फेडरलिज्म थ्योरी की आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन स्टेट, बिल्कुल सही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एक यूनियन स्टेट की तरह माना गया है, बहुत सारे स्टेट इसमें एक साथ जुड़कर जो है इंडिया बना है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है। जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ये बेसिक थी। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हमारे पास 2 गवर्नमेंट थी और बाद में चलकर जो है थर्ड ऑर्गन आया जो कि लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था। तो इसके बाद थर्ड है, इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है कि हम इसको जो है अरेंजमेंट को चेंज कर सके। और पार्लियामेंट कैन ओन इट्स चेंजेस, अपने आप पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ये भी बिल्कुल गलत है कि पार्लियामेंट जो है अपने आप कोई भी चेंज नहीं कर सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना होगा तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट की सहमति होगी तभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, जुडिशरी एक्ट एज अंपायर। जुडिशरी जो है हमारे फेडरल नेशन में एम्पायर की तरह काम करती है, क्योंकि जो हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ये पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 8 का डी पार्ट होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी लोकल बॉडीज में सीट्स को रिजर्व किया गया है वुमेन के लिए। तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन की सीट को रिजर्व नहीं किया गया, सिर्फ हमारी लोकल बॉडीज जो है पंचायती राज सिस्टम जो है उसी में ही वुमेन की सीट को रिजर्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इन्वॉल्व अपील टू कास्ट सेंटीमेंट्स बाय पॉलिटिशियन ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन इसका दे रखा है कास्ट इन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व अपील बाय द पॉलिटिकल पार्टी ऑन द कास्ट लाइन टू गेन वोट। वो अपने पर्टिकुलर कास्ट के लोगों से अपील करते हैं कि उन्हें वोट दें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और वो इलेक्शन जीते। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। जो 5 सालों से जिस लैंड पर कल्टीवेशन नहीं हुआ है उस लैंड को बोलते हैं कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। बैरल लैंड तो वो होता है जिसमें आज तक खेती नहीं करी गई, जिसमें खेती करी ही नहीं जा सकती, और उस पर हम मोस्टली रोड्स या बिल्डिंग या फैक्ट्रीज बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है, फ्लोइंग अराउंड काउंटर लाइन टू डी एक्सिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज नोन एज काउंटर फ्लोइंग। अच्छे से आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है पूरी लाइन एज इट इज।
क्वेश्चन नंबर 13, अप्रोप्रिएट रीजन क्या है बक्सा टाइगर रिजर्व? उसका अप्रोप्रिएट रीजन है डोलोमाइट माइनिंग की वजह से जो है टाइगर बहुत ज़्यादा खतरे में आ गए थे, तो इसीलिए वहाँ पे हमने रिजर्व बनाया ताकि हम उनकी पॉपुलेशन को बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 14 आपको असर्शन रीजन है, देयर इज इंक्रीज इन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट इन द रिवर ऑफ एक्वेटिक लाइफ, बिकॉज जो डैम्स हैं वो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे वो अपने साथ एक्सेसिव सेडिमेंटेशन इकट्ठा कर लेती हैं और जिससे जो है एक्वेटिक लाइफ की जान जो है वो खतरे में आ गई है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपको HDI का बताना है, बेस्ट डिस्क्राइब करना है, तो इसका होगा H फॉर आप हेल्थ कर सकते हैं, D फॉर एजुकेशन एंड I फॉर इनकम। तो HDI को जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है वाटर डिक्लाइन का इंडिया के अंदर। वाटर जो डिक्लाइन हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर वो हम उतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं वाटर को, जिससे वाटर लेवल जो है हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है, एग्जाम्पल बताना है ऐसा जिसमें प्राइमरी सेक्टर जो है टर्शरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हो। तो वीवर्स मेड लेस मनी, वीवर आपको पता है दे आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, तो ये वो ऑप्शन तो गलत हो गया। बैंक एम्प्लॉयज कुड नॉट रीच ऑन टाइम ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक, तो बैंक एम्प्लॉयज जो है बैंक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, तो ये ऑप्शन भी जो है रॉन्ग हो जाता है। डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोड्यूसर, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोड्यूसर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है और वो सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू द शॉप्स विच वेंट ऑन स्ट्राइक, तो शॉप्स जो है वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ठीक है। ये वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है डेयरी और पोल्ट्री प्रोड्यूसर है वो डिपेंड कर रहे हैं शॉप्स पर, तो वो जो कि एक टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको एक परसेंटेज दी हुई है तीनों सेक्टर की, और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो हाई है, 44% है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के जो वर्कर हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब कि जहाँ पर एक बंदे का काम है वहाँ 4-4 लोग काम कर रहे हैं, तो क्योंकि उनके पास काम नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं है, इसलिए वो अंडर एम्प्लॉयड है, तो इसलिए वर्कर जो है प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्ट्स को रिसीव करते हो तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, कौन से सेक्टर के अंदर आता है? तो बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा क्योंकि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उससे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो रॉ मटेरियल होंगे और ये जो रॉ मटेरियल है उसको आप फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में भेजोगे, तो बेसिकली जो ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो रॉ मटेरियल है जो कि प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होती है। राइट, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको करेक्टली मैच्ड पेयर बताने हैं। कुरियर जो है, कुरियर एक टर्शरी सेक्टर है, ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। बाकी हम एक बार देख लेते हैं। फिशरमैन जो है, फिशरमैन जो है सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट नहीं होता, फिशरमैन जो है किसका पार्ट होता है, वो होता है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट। कारपेंटर, कारपेंटर जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर नहीं आता, कारपेंटर जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 1 खत्म हो गया। सेक्शन बी के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के हैं। तो इसमें आपको पहला बोला है आपको 2 वेज इन विच द नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव इन पोलैंड, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप ये मेक श्योर कीजिए आप इसको पॉइंट में लिखिए और दो पॉइंट लिखिए। 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट बनाइए, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट बनाइए, आपको पूरे आंसर मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेकंड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर बताना है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क में हम हॉरिजॉन्टल बताएंगे और दूसरे मार्क्स में, दूसरे पॉइंट में आप वर्टिकल पावर को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में आपको लिखना है, तो 2 मार्क्स का है, 2 पॉइंट लिखकर आप इस आंसर को खत्म कर सकते हैं। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका रह जाएगा और मार्क्स आपको 2 ही मिलने हैं, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में लिखना है, ग्लोबल लेवल पर कैसे ये इफेक्टिव है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद सेक्शन नंबर सी के पार्ट पे चलते हैं जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, तो ये आपका जो है पूरी लाइन आपके उसमें एनसीईआरटी में गिवन है।
यहाँ पे आपको सिल्क रूट वाला जो है स्टेटमेंट उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट में आपको 3 प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट बताने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। रीजन बिहाइंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ट्रेडिशनल कम्युनिटी इन्वॉल्विंग कंजर्विंग देयर ओन नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया, इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। उसके बाद इन विच सेक्टर मेट्रोपॉलिटन सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, 3 कारण उसके बताने हैं। तो 3 कारण है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पर है दिया हुआ है, और पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉलिटिक्स चैप्टर में से दिया हुआ है। बेटर पब्लिक फैसिलिटी नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इसके 4 ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ आपको लिखनी है जो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हमने बनाए हैं उसके एडवर्स इफेक्ट और लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन ई जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस बेस्ड में आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। कम्युनलिज्म चैप्टर पर है, तो आप यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के ऊपर, जनरल डायर के ऊपर है, अमृतसर के ऊपर है, जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से करें, डेट वेट सब कुछ आपको ध्यान में इसकी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से आपको एक दिया हुआ है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस हैं, तो आप चाहे तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिए होते हैं उसमें इसका आंसर नहीं होता है। सेक्शन सी आप देख लीजिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपका ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।